बेटा आज आप लोगों को बुलाया था मटेरियल लेने और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने। बहुत से लोग नहीं आए। अब मैंने तो मटेरियल दे दिया है। अब जो भी होगा मटेरियल में से ही पढ़ाया जाएगा। मैं अब शॉर्ट में थोड़ा जाऊंगा क्योंकि मटेरियल मैंने आपको पहुंचता कर दिया है। मटेरियल मैंने आपको पहुंचता कर दिया है। अब हम कॉस्ट अकाउंट में कंप्लीट किया था। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। आज हम जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, पेज नंबर 4, पैम्पलेट का पेज नंबर 4। पूरा के पूरा पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7 और पेज नंबर 7 तक जो भी है वो पूरा के पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या है, तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन लॉजिकल ग्रुप। यानी बिजनेस के अंदर जो भी आप खर्चा करते हो तो वो सब उसको अपना खर्चा बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर CAS1 पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हमने देखा था व्हाट इज CAS1, कॉस्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या बोलता है। तो उसके अंदर पूरा के पूरा टॉपिक ये चैप्टर के ऊपर है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के ऊपर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में हमने क्या पढ़ा था, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ आइटम ऑफ कॉस्ट इन अ लॉजिकल मैनर, यानी खर्चों को सिस्टमेटिक मैनर में क्लासिफाई करना। तो इसमें अलग अलग प्रकार के क्लासिफिकेशन है। तो इसमें पहला ही आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंसेस। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंसेस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंसेस। तो इसके अंदर जो पहला कॉस्ट आता है वो है मटीरियल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? मटीरियल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट है? मटीरियल कॉस्ट। सेकंड नंबर पे आता है वो कौन सा कॉस्ट है? वो है लेबर कॉस्ट। और जो नंबर 3 पे आता है वो तुम्हारा है एक्सपेंसेस। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे। मटेरियल कॉस्ट क्या है? आपको मटेरियल दे दिया है, जिसके पास नहीं है वो भाई जल्द से जल्द आए, पैम्पलेट के पेमेंट फर्स्ट पेमेंट कर दे, अपने पैम्पलेट लेके जाए। तो मटेरियल कॉस्ट क्या है? तो मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, यानी माल को बनाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए जो हम खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट। अपनी सिंपल लैंग्वेज में मटेरियल खरीदने का खर्चा। इसके अंदर मटेरियल का खर्चा आ गया, टैक्सेस आ गए, इंश्योरेंस आ गया, माल लाने का खर्चा आ गया। हाँ, मगर कोई जात का तुमको माल के अंदर डिस्काउंट मिलता है, रिफंड मिलता है, रिबेट मीन्स राहत मिलती है, तो वो सब चीजों को इसके अंदर से माइनस किया जाएगा। तो ये तुम्हारा हुआ मटेरियल कॉस्ट, ये तुम्हारा हुआ मटेरियल कॉस्ट। क्लियर? मटेरियल कॉस्ट किसको बोलते हैं? सेकंड टॉपिक देखेंगे हम, वो है लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इट मींस पेमेंट मेड टू एम्प्लॉय, चाहे वो तुम्हारा टेम्पररी एम्प्लॉय हो, चाहे वो तुम्हारा वर्कर हो। अपनी लैंग्वेज में वेजिस, सैलरीज, रेम्यूनरेशन, वो सब खर्चों को लेबर कॉस्ट बोला जाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड PF, पेंशन, ग्रेचुइटी एक्सेट्रा, यानी जो रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट दिए जाते हैं वो सब चीजों को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। लेबर के रिलेटेड खर्चे उसको बोलते हैं लेबर कॉस्ट। तीसरा आता है एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि जो खर्चे आपके मटेरियल कॉस्ट और जो खर्चे आपके मटेरियल कॉस्ट और लेबर में नहीं आते, उसके अलावा जितने भी खर्चे हैं वो एक्सपेंसेस में गिने जाएंगे। तो ये तुम्हारा पहला क्लासिफिकेशन अवर हुआ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंसेस। क्लियर? अब तुम्हारा वापिस से आता है रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब तुम्हारा मकसद क्या है। तो इसके अंदर तुम्हारे दो प्रकार के कॉस्ट है। एक कॉस्ट का नाम है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरे कॉस्ट का नाम है इनडायरेक्ट कॉस्ट। बराबर है? डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब सवाल करोगे सर डायरेक्ट कॉस्ट किसको बोलते हैं? तो डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर तीन चीज आएगी। कितनी चीज आएगी?
तीन चीज आएगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखो ऊपर वाले में इसमें फर्क है, और जो तुम्हारा इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसमें भी यही तीन चीज आएगी, मगर वह नाम क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर? ये ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट किसको बोलते हैं, तो मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूं, ये भी आपके पैम्पलेट के पेज नंबर 4 में दी गई है। डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड थ्री कंपोनेंट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, तो डायरेक्ट मटेरियल इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल which can directly allocated to cost center। कॉस्ट सेंटर क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है। यानी डायरेक्ट मटेरियल का वो मतलब होता है कि वो खर्चे जो तुम मटेरियल में डायरेक्टली करते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे माल खरीदने का खर्चा, माल लाने का खर्चा, इनवर्ड फ्रेट चार्जेस, बराबर। फिर उसके बाद आता है रेलवे फ्रेट, पोर्ट ड्यूटी, ये सब तुम्हारे डायरेक्ट खर्चे। डायरेक्ट लेबर का क्या, तो सिंपल, डायरेक्ट लेबर का मतलब जो काम एक्चुअली वर्कर कर रहे बिजनेस में। इट इज द कॉस्ट ऑफ वेजेस टू दोस वर्कर who are readily identified with the cost center। यानी जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं उनको बदले में जो दिया जाता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्ट मटेरियल में नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, मगर माल बनाने के लिए सब खर्चों का करना जरूरी है, उसको बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तुम्हारा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। अब तुम्हारा दूसरा टॉपिक आता है, वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब वो खर्चे जो डायरेक्टली माल बनाने में नहीं लगते, डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने में नहीं लगते। इसमें भी वही चीज, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब सवाल आया, सर इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या, तो ध्यान देना, ध्यान देना। पर्टिकुलर ये मोबाइल बनाने के लिए प्लास्टिक की जरूरत है, चिप की जरूरत है, तो ये सब डायरेक्ट मटेरियल हो गए। मगर मशीन अच्छा चले इसके लिए हमको मशीन में ऑयलिंग करना पड़ता है, ग्रीसिंग करना पड़ता है, स्पेयर पार्ट लाने पड़ते हैं, तो ये सब माल में इस्तेमाल नहीं होते, मगर माल बनाने के लिए ये वस्तु का होना जरूरी है। इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब वो मटेरियल जो डायरेक्ट माल बनाने में इस्तेमाल नहीं होते। दूसरा आता है इनडायरेक्ट वेजेस या इनडायरेक्ट लेबर। तो इनडायरेक्ट लेबर का मतलब वेजेस के अलावा तुम जो भी देते हो, अदर देन वेजेस, मजूरी के अलावा, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर। जैसे इट इज अ कॉस्ट ऑफ वेजेस ऑफ दोज वर्कर हु आर नॉट रिलेटेड विद कॉस्ट। यानी ऐसे लोगों का पैसा देना, ऐसे लोगों को पेमेंट करना जिन्होंने प्रोडक्ट बनाने में मेहनत नहीं की है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब सेम चीज, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल में नहीं आते, इनडायरेक्ट लेबर में नहीं आते, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये सब चीज क्या, ये हम यूनिट 2 के अंदर पढ़ेंगे। ये हम किसके अंदर पढ़ेंगे, यूनिट 2 के अंदर। तुम्हारा जो तीसरा टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन के अंदर, वो तुम्हारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब इसमें कौन से आते हैं, तो पहले कॉस्ट का नाम है, नाम से ही आपको पता चल जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट। पहले नाम से ही आपको पता चल जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट, बराबर है। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो पेज नंबर 5 पे ये भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। प्रोडक्शन कॉस्ट यानी उत्पादक करने के समय, माल बनाने के समय जो खर्चा आपको लगता है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के खर्चे इंक्लूड हो गए। मैं पैम्पलेट की वार्डा पढ़ता हूँ। इट इज द कॉस्ट ऑफ आइटम इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। It include all direct as well as indirect costs related to production। यानी उत्पादक करने में जितने भी खर्चे आपको हुए हैं, उत्पादक करने में, प्रोडक्शन करने में आपको जितने भी खर्चे हुए हैं उसको बोला जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट। सेकंड आता है एडमिनिस्ट्रेटर कॉस्ट।
एडमिनिस्टर्ड कॉस्ट, एडमिनिस्टर्ड बोलो, एडमिनिस्ट्रेशन बोलो, एक ही है, कोई फर्क नहीं है। इसको मैं अपने लिए तुम्हारी समझने के लिए इसका नाम दूंगा ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट का मतलब क्या होता है? तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के अंदर वो खर्चे आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के अंदर वो खर्चे आएंगे जो प्रोडक्ट बनाने में काम नहीं लगते, ऑफिस के खर्चे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो मैनेजमेंट के खर्चे, जैसे स्टेशनरी है, क्लियर, समझ में आया। उसके बाद भाई फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, फर्नीचर ऑफिस में इस्तेमाल होता है, फैक्ट्री में इस्तेमाल नहीं होता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसी तरह रेंट, जहाँ पे तुम्हारी ऑफिस है वहां का तुम भाड़ा पे कर रहे हो, तो ये सब ऑफिस के खर्चे जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं होते, उसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेड कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट या तो ऑफिस कॉस्ट। तीसरा पॉइंट आता है सेलिंग कॉस्ट। तो सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? तो सेलिंग कॉस्ट आर इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटिंग टू सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। माल बेचने के लिए हम जो जो खर्चे करते हैं उसको बोला जाता है सेलिंग कॉस्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे फ्री सैंपल देना, समझ में आया। उसके बाद अल्लाह ने की देवे सेलिंग एक्सपेंस। पॉइंट नंबर 2, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, कैटलॉग का खर्चा, कैरेज आउटवर्ड, माल बाहर बेचने का खर्चा। तो ये सब तुम्हारे कौन से कॉस्ट हो गए? सेलिंग कॉस्ट हो गए, क्लियर। उसके बाद आता है तुम्हारा चौथा, वो है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? द कॉस्ट incurred in handling a product from time to time it is completed until it reach the customer। कस्टमर को माल पहुंचाने का, जैसे अपने होलसेलर को देते हैं, रिटेलर को देते हैं, तो जो अपना आने जाने का जो खर्चा होता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का जो खर्चा होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के नाम से जाना जाता है, क्लियर। उसके बाद पांचवा आता है आपका, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये बहुत काम की चीज है, आपको समझना पड़ेगा, इसको मैं लाइन टू लाइन समझाऊंगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होता है? तो इट इज द कॉस्ट अंडरटेकिंग फॉर रिसर्च and improve the quality of present product or to improve the process of manufacture। यानी माल को अच्छा बनाना हो, माल को प्रोड्यूस करना हो, माल में इंप्रूवमेंट लाना हो, माल में कुछ चेंजेस लाना हो, क्वालिटी के अंदर कुछ एडिशनल करना हो, तो उसके अंदर जो जो खर्चे होते हैं वो तुम्हारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट के नाम से कहा जाता है। जैसे मार्केट एनालिसिस बोलो, कोई नवा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो नवा प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? रिसर्च करना पड़ेगा कि वेदर हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये तुम्हारे हुए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब उसके बाद तुम्हारा जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब किस प्रकार के तुम्हारे खर्चे हैं। अब ये सब प्रकार के खर्चे तो आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमिस्टर के अंदर एमई के अंदर आप लोग पढ़ चुके हो। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट का मतलब वो खर्चे विच रिमेन फिक्स्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, सच एज मशीन परचेज, बिल्डिंग परचेज, जो तुम्हारे बिजनेस में कंपलसरी फिक्स्ड नेचर में लगे रहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच वेरी विथ प्रोडक्शन, विच वेरी विथ प्रोडक्शन, यानी जो प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। यानी अगर आपने खर्चा ज्यादा करा, प्रोडक्ट ज्यादा करा तो ज्यादा खर्चा लगेगा, कम करा तो कम लगेगा। यानी वेरिएबल, यानी मैंने बताया था आपके पास गाड़ी है वो आपका फिक्स कॉस्ट है, गाड़ी के अंदर जो आप पेट्रोल पूरते हो, पेट्रोल लगाते हो, पेट्रोल डलाते हो, वो तुम्हारा कौन सा कॉस्ट हो गया? वेरिएबल कॉस्ट हो गया, क्लियर। क्लियर, समझ में आया। तीसरा आता है सेमी वेरिएबल को। सब कोई ने सवाल करा सर आपने सेमी वेरिएबल तो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया नहीं था, तो भाई अभी पढ़ा देता हूँ। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये वो खर्चे है जो फिक्स्ड भी नहीं है और वेरिएबल भी नहीं है, यानी थोड़े फिक्स्ड थोड़े वेरिएबल, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन, उसको बोला जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, क्लियर।
ये तुम्हारा चौथा पॉइंट हुआ। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ expense nature, on the basis of object, on the basis of function, on the basis of behavior, और पांचवें नंबर पे आता है फॉर मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट वालों को डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई हमको क्या करना है, कैसा करना है। तो डिसीजन लेने के लिए भी यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कॉस्ट दिए हुए हैं। तो उसमें पहला कॉस्ट आपका आता है वो है आपका मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या है सर बताओ भाई, ये मैं वापस बोलूंगा F5 बीकॉम आपने मेरे पास ही पढ़ा है जनरली ज्यादातर लोगों ने। तो मैंने ये सब चीज तुमको उस टाइम भी बोली थी कि भाई ये सब चीज आगे TY SY TY तक आपको काम लगेगी। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब एडिशनल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? एडिशनल कॉस्ट यानी વધારાનો खर्चो। when one more unit is put into production, यानी अगर आपने कुछ एडिशनल यूनिट बनाने के लिए डाला तो एडिशनल बनाने के लिए जो आपको खर्चा हुआ उसको बोला जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि भाई मैंने 10 यूनिट बनाए, बेटा तुम उस पे कंप्यूटर पे ध्यान मत दो, मैं जो लिख रहा हूँ उस पर ध्यान मत दो, मेरे शब्दों पे ध्यान देना। क्या बताया कि 10 यूनिट बनाए तो 100 रुपए खर्चा हुआ। अगर तुमने 11वीं यूनिट बनाई, 11th यूनिट बनाई तो आपका खर्चा हुआ 109 रुपए। इट मीन्स आपने कितना एडिशनल यूनिट बनाया? 10 के बदले 11। कितना एडिशनल यूनिट बनाया? 1 यूनिट। हाउ मच एडिशनल कॉस्ट यू हैव टू इंकर्ड? 100 रुपए था, 11वां यूनिट बनाया, टोटल खर्चा हो गया 109। व्हाट इज द एडिशनल कॉस्ट? 9 रुपीज। तो सच 9 रुपीज इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। मटेरियल में वही दिया हुआ है पेज नंबर 6 के ऊपर, आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद आता है डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस, दो प्रोडक्ट के बीच में अलग अलग कीमत होना। जैसे इसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। कौन से कॉस्ट के नाम से जाना जाता है डिफरेंशियल कॉस्ट को? डिफरेंशियल कॉस्ट को इंक्रीमेंटल कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। मैं पढ़ता हूँ। इट इज द कॉस्ट which is used by using the highlight the difference in the cost by adoption of different alternative। यानी एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि एग्जाम्पल के क्या अभी तक जिन्होंने पैम्पलेट ले लिए उनको पता होगा, लास्ट ईयर मैंने पैम्पलेट दिए थे वो सिंपल दिए थे, उसका मेरा प्रोडक्शन का कॉस्ट था, उसका मेरा पैम्पलेट का कॉस्ट था। एक बच्चे पे 3000 रुपए मेरा पैम्पलेट का खर्चा था। इस बार मैंने पैम्पलेट के अंदर थोड़े चेंजेस लाए, वेरिफिकेशन लाया, एडिशन लाया, कुछ इंप्रूवमेंट लाया, जिसके वजह से मेरे पैम्पलेट का खर्चा एक बच्चे का 4800 रुपये हो गया। इट मींस जूने में कितना था? 3। अब मैंने नया ऑल्टरनेटिव, नया विकल्प इस्तेमाल करा जिसका खर्चा हो गया एक बच्चे पे 4800। तो कॉमन सी बात है, मेरा डिफरेंस कितना हुआ? 1800। सच कॉस्ट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कॉस्ट। नेक्स्ट वन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी पढ़ाया था। एक वस्तु को एक्सेप्ट करते हो तो दूसरी वस्तु को आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था लास्ट ईयर, ये भी पढ़ाया था कि आपके पास 100 रुपए पड़े, या तो तुम 100 रुपए में पिक्चर देखने जाओगे, या तो तुम 100 रुपए लेके पिक्चर देखने जाओगे, या तो तुम 100 रुपए के अंदर चाइनीज खाने जाओगे। अगर आप चाइनीज खाने जाते हो तो पिक्चर देखने नहीं जा पाओगे, पिक्चर देखने जाओगे तो चाइनीज नहीं खा पाओगे। तो आपने सबसे अच्छा क्या लगा भाई? पेट बनना हमारे लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो भाई चाइनीज इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगेंस्ट सिनेमा हॉल। क्लियर? उसके बाद आता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? रिप्लेस करना, चेंज करना, कुछ नया लाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि लास्ट ईयर मेरे पास 25 बेंचेस थी, इस बार मैंने सोचा नई बेंचेस क्लास में डाल दूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जूनी बेंच बेची, उसके बदले में मेरे को 25,000 रुपए एडिशनल खर्चा हो गया। जूनी बेंचा दे दी, एक्सचेंज में बदले में 25,000 देके सब 25 नवी बेंचीज आ गई। तो ये कॉस्ट को रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहा जाता है। मटेरियल में डिटेल दी हुई है, ये सब चीज आप लोग फर्स्ट सेमिस्टर में पढ़ चुके हो। उसके बाद आता है रिलेवेंट कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट का मतलब स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक मकसद या स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से खर्चा करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि भाई अपने पिकनिक पे गए, तो मैंने बोला था भाई नाश्ता मेरे तरफ से, तो ये स्पेसिफिक खर्चा हो गया, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट। इसी तरह तुम बिजनेस करते हो तो कितने खर्चे ऐसे होते हैं
जो स्पेसिफिक मकसद या स्पेसिफिक टाइम पे हो गया, सच टाइप ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड रेलेवेंट कॉस्ट, स्पेसिफिक कॉस्ट। उसके बाद आता है इम्प्यूटेड कॉस्ट, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इम्प्यूटेड कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट का मतलब ये वो खर्चे जो तुमने एक्चुअली में करे नहीं है, फिर भी तुम बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको बता रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया कि सैलरी पेड टू तौसीफ सैयद, चलो तौसीफ सैयद तो प्रोपाइटर है, मगर मैंने बता दिया सैलरी रेंट पेड टू सरफराज सैयद, मेरे भाई को मैंने भाड़ा दिया, कॉमन है, ये भाड़ा मेरे का ही है, बिजनेस का ही है, मगर मैंने इनकम टैक्स बचाने के लिए ये सब काम किए, तो इस टाइप के कॉस्ट को बोलते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट। उसके बाद आता है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब क्या होता है? संक कॉस्ट ये भी मैंने पढ़ाया था। संक कॉस्ट का मतलब द कॉस्ट विच कैन नॉट बी रिकवर, द कॉस्ट विच कैन नॉट बी रिकवर, यानी एक बार मैंने खर्चा कर दिया तो वो चीज दोबारा रिकवर नहीं होगी, उसको बोला जाता है संक कॉस्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि भाई मैंने अभी नई बाइक परचेज कर ली 40,000 की, अब मैं उसको बेचना चाहूँ तो बेच, कॉमन है, परचेज कर लिया, अब मैं चलाऊं कि ना चलाऊं, मेरा 40,000 रुपया खर्चा ब्लॉक होके रह चुका है। सच टाइप ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड संक कॉस्ट। उसके बाद आता है नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट की कोई डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है कि भाई तुम धंधा करोगे तो अमुक खर्चे से जो नॉर्मली होते हैं। एबनॉर्मल कॉस्ट ये काम का है। इट इज अ कॉस्ट ऑफ अनयूजुअल अकरेंस, या तो विच इज अकर ड्यू टू इरेग्युलर और अनएक्सपेक्टेड। कितने खर्चे ऐसे होते हैं जो आपने सोचे नहीं होते मगर हो जाते, अनएक्सपेक्टेड खर्चा हो जाना, इरेग्युलर खर्चा, कभी भी खर्चा सिर पर आ गया, तो सच टाइप ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड एबनॉर्मल कॉस्ट। एंड लास्ट इज इन डिसीजन मेकिंग इज अवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ये वो कॉस्ट है जिसको आप लोग चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। अवॉइड का मतलब होता है जिसको तुम इग्नोर कर सकते हो। जैसे अभी मेरे को भूख लगी है, एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको बिजनेस के अंदर प्रैक्टिकली अप्लाई मत करना, इसको बिजनेस में प्रैक्टिकली अप्लाई मत करना, मैं सिर्फ आपको समझाने के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे ये पॉइंट बता रहा हूँ कि आप लोगों को मेरे को भूख लगी है, अब मेरे पास पैसा लिमिटेड है, तो मैं क्या करूंगा कि छोड़ने अभी खाना नहीं है, मैं 2 घंटे बाद घर पे ही जाने वाला हूँ ना, घर जाके मैं खाना खा लूंगा, तो इसका मतलब मैंने 100 रुपए खर्चा अवॉइड करा। तो ये सब टाइप के खर्चों को बोला जाता है अवॉइडेबल कॉस्ट। देखो मैं पढ़ता हूँ, इट इज दोस कॉस्ट विच अंडर गिवन कंडीशन कुड नॉट बी इनकर्ड। अगर तुमने पानी पी लिया, या तो एग्जांपल के तौर पे खर्चा बचा, अवॉइड करा, खर्चे से बचना, उस टाइप के कॉस्ट को। हाँ, कितने खर्चे ऐसे होते जो तुम बिजनेस में चाहो तो उसको तुम अवॉइड कर सकते हो। अब तुम्हारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। अब जिसके पास मटेरियल है वो बोलेगा सर वो पॉइंट तो आपने गप्पा दिया, वो पॉइंट तो आपने लिखा नहीं। तो भाई सिंपल लैंग्वेज में कि वो पॉइंट जब अपने जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे वो कॉस्ट का एक्सप्लेनेशन आपको मिलते जाएगा, क्योंकि अभी मैं जाऊंगा तो आपको 90% बाउंस जाएगा, तो वो टॉपिक छोड़ दिया। एंड लास्ट टॉपिक आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के मुताबिक। तो इसमें आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में असेट को एक्वायर करने का या कोई भी चीज एक्वायर करने का एक्चुअली में जो आपने खर्चा किया है, एक्चुअली में आपने जो खर्चा किया है उसको बोला जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। सेकंड वन इज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, यानी जे खर्चा આપણે પહેલાથી અગાઉથી નક્કી કરેલ છે, जो कॉस्ट आप लोगों ने पहले से नक्की करके रखे, इसको तुम एस्टिमेट भी बोल सकते हो, बजट भी बोल सकते हो, अनुमान भी बोल सकते हो। लास्ट वन इज स्टैंडर्ड कॉस्ट, सिमिलर, कोई फर्क नहीं है मगर थोड़ा डिफरेंस है। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट करने के पीछे मकसद आपका ये होता है कि आप लोगों ने सोचा था कि भाई मैं प्रोडक्ट बनाने के पीछे 8,000 रुपए खर्चा होगा, एक्चुअली में आपका हो गया 2,000, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको वो कॉस्ट में कंपैरिजन करने में मदद करेगा कि आपने कितना सोचा था, कितना खर्चा हुआ है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। जैसे मैंने बोला 8,000 सोचा था, 6,000 में काम हो गया,
यानी 2000 रुपये मेरा फेवरेबल कॉस्ट है, यानी 2000 रुपये मेरे बच गए। इसका मतलब आगे जाके मुझे ऐसे ही काम करना है जिससे मेरा प्रोडक्शन के अंदर खर्चा रिड्यूस हो सके एंड वाइज वर्सा, यानी मैं सही समय पे सही डिसीजन ले सकूं। क्लियर? यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीटली कवर होता है। अगेन भाई जिसका इंस्टॉलमेंट बाकी है प्लीज 1500 रुपये इंस्टॉलमेंट लेके आओ और आपके पैम्पलेट ले जाओ। फ्रेंकली बोल रहा हूँ, अब मेरे को 2-2 3-3 लेक्चर लेने हैं तो आपके पास मटेरियल होना जरूरी है। मैं थोड़ी स्पीड भी बढ़ाऊंगा ना, मेरे को थियरी पोर्शन प्लीज अवर करना है, तो प्लीज 1500 रुपये का इंस्टॉलमेंट भर दो, मटेरियल ले जाओ। आपके लिए भी आसानी होगी, मेरे लिए भी आसानी होगी ना। जो ले गए, थैंक यू।